हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लेके आए हैं अपने नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर, जो कि ओरिएंटेड रहेगा बच्चे आपका एस पी आई 2025 के लिए। तो इसमें हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं अपने नंबर सिस्टम के। तो उसमें हमने बेसिक भी देखा था और क्वेश्चन अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं किए हैं। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज के लेक्चर में। तो कुछ बेसिक आपका बचा भी है, काफ़ी बेसिक आपने क्लियर कर लिया था। टाइप्स ऑफ नंबर हमने पढ़ लिए थे अच्छे से कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते थे, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ के नंबर पढ़े थे, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और साथ में स्टार्टिंग में ये भी डिस्कस कर लिया था कि आपका नंबर की जो शुरुआत हुई थी वो नेचुरल नंबर से हुई थी, फिर होल नंबर पे आए थे, होल नंबर के बाद इंटीजर पे आए, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। ये सारा का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज जो हम करेंगे, तो आज जो मेन फोकस रहेगा ना हमारा, वो रहेगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम पे। एचसीएफ और एलसीएम आज हमने करना है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम आपके डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, कौन सी फॉर्म को, जो रैशनल फॉर्म, रैशनल नंबर की फॉर्म होती है ना एक, जिसमें क्या होता है डिजिट बार बार रिपीट करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उसको चेंज करना है हमने किस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो वो भी एक आज हम नया चीज़ सीखेंगे। और साथ में उसके बाद हम क्या सीखेंगे, रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। जनरली बोर्ड में हम वो वाला कंसेप्ट करवाते नहीं है, पर यहाँ पे करवाएंगे क्योंकि ये कम्पिटिटिव अप्रोच रहेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ हमने कवर कर लिया था बच्चे, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो आई थिंक जो लास्ट में हमने कवर किया था वो हम यहाँ तक कवर कर चुके होंगे। डिविजिबिलिटी रूल हमने कवर कर लिए थे ना पिछले लेक्चर में, हमने डिविजिबिलिटी रूल कवर किए थे। डिविजिबिलिटी रूल का क्या फायदा है कि आप डायरेक्ट ऐसा ना डिविजिबल करके नहीं देखना है, आप डायरेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग ही, अगर वो उस डेफिनेशन को क्या करता है, फुलफिल करता है, तो वो डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे 2 को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये चेक करना था यूनिट डिजिट पे 2, 4, 6, 8 आना चाहिए और 0 आएगा तब भी चलेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि एडिशन करना है सभी नंबर्स का, जो भी नंबर्स आपके दिए होंगे सबका एडिशन करो। अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो आपका जो होल नंबर है पूरा का पूरा नंबर, वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए भी आपने सीखा था, अगेन मैं बार बार रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, पिछले लेक्चर में ये सारा हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो इतना आपका कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है ना, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एलसीएम और एचसीएफ की, पर उसको निकालना आता है। उसको ये नहीं आइडिया होता कि ये मैं निकाल क्या रहा हूँ, क्या इसका मतलब है, पर उसको निकालने का तरीका पता होता है। तो वो मतलब भी हमें सीखना है। तो एलसीएम और एचसीएफ, पहले यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दो टर्म्स है मेरे पास, एक है एलसीएम, एक है एचसीएफ। एक लिखा मैंने एलसीएम और एक लिखा मैंने एचसीएफ। इन दोनों का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये होते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं दोनों को फाइंड आउट करने के। तो पहले बात करते हैं हम एलसीएम के ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू एलसीएम जिसकी फुल फॉर्म बनती है वो देख लेनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। और यहां पे आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एलसीएम में आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हो। कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे अगर मैं सपोज करूं मैंने मल्टीपल लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 बताओ क्या होंगे। मल्टीपल ऑफ 3 से मतलब है एक मल्टीपल 3 का होगा 3, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं। एक मल्टीपल आपका 3 का होगा 6, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9। यानी ये सारे के सारे क्या आते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3। दिस इज योर मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल आ गए। तो मल्टीपल की डेफिनेशन क्लियर हुई। मल्टीपल कुछ नहीं है, टेबल है ना। 3 के मल्टीपल, जो भी 3 के टेबल में जितने भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल। 5 के मल्टीपल, 5 के टेबल में जो भी आंसर आएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 अप टू सो ऑन, वो सारे के सारे क्या आएंगे, आपके 5 के मल्टीपल आएंगे। तो आई थिंक मल्टीपल की डेफिनेशन आपकी क्लियर हुई। पर फैक्टर क्या होता है, देखो इसमें मल्टीपल का यूज किया है ना, ये मल्टीपल है
और ये क्या है आपके पास फैक्टर्स। तो मल्टीपल तो समझ आ गया ये वाली डेफिनेशन से। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है वो टर्म कौन कौन से टेबल में आएगी। जैसे आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर, उसको मैंने बोला था उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर आएंगे, वो क्या होगा प्राइम नंबर होगा। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे वो क्या होगा आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे को बताना है कि अगर मैं इनमें से कोई भी ले लेता हूँ 9, अब 9 का मल्टीपल पूछूंगा तो 9 का टेबल आएगा, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, वो सारा का सारा टेबल आएगा, वो सारे के सारे क्या है 9 के मल्टीपल्स। पर यहाँ पे मेरे से पूछा 9 के फैक्टर बताओ, तो 9 के फैक्टर का मतलब है 9 कौन कौन से टेबल में आएगा। तो एक के टेबल में आएगा, एक आपके पास आ सकता है 3 के टेबल में, और एक इसके टेबल में आएगा 9 के टेबल में। तो 3 इसके क्या हो गए बच्चे फैक्टर हो गए, 9 के 3 फैक्टर बने 1 3 एंड 9, तभी 9 को हमने क्या बोला था कंपोजिट नंबर बोला था। तो यहाँ पे मल्टीपल की गेम होगी, यहाँ पे किसकी गेम होने वाली है फैक्टर की गेम होने वाली है। ये हमें डेफिनेशन से क्लियर हुआ। तो आपको याद होगा कि हम जब भी एलसीएम निकालते हैं तो एक नंबर का एलसीएम नहीं आता, एक से ज्यादा नंबर का एलसीएम आता है। मैं 2 नंबर का एलसीएम आपसे पूछ सकता हूँ, मैं 3 का पूछ सकता हूँ, 4 का पूछ सकता हूँ, 5 का पूछ सकता हूँ ना, पर एक का कभी एलसीएम नहीं पूछूंगा, ना ही एक नंबर का एचसीएफ पूछूंगा। एचसीएफ भी कम से कम कितने नंबर का पूछूंगा, 2 नंबर का पूछूंगा, 3 नंबर का पूछ सकता हूँ। तो मतलब ये जो एलसीएम है एचसीएफ है, ये 2 नंबर के कंपैरिजन की गेम है, या 2 से ज्यादा नंबर के कंपैरिजन की गेम है। एक के बेसिस पे आप ना एलसीएम निकाल सकते हो ना एचसीएफ निकाल सकते हो। अब निकालेंगे कैसे? अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुम्हें ये बात क्लियर होगी ना कि फैक्टर क्या है मल्टीपल क्या है, तो आगे तो बहुत इजी है, ये आगे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का आप एलसीएम फाइंड आउट करो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल बताओ क्या होगा। यानी एक तरफ तुम 12 का टेबल लिखना, एक तरफ तुम किसका टेबल लिखना 18 का टेबल लिखना, और फिर देखना दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, ये हमें जज करना है ना। तो देखो क्या आ सकता है। अगर एक तरफ मैं 12 का टेबल लिखूं, मल्टीपल है ना, तो 12 का टेबल लिखूंगा, एक मल्टीपल 12 आ जाएगा, एक आ जाएगा 24, एक आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 3, तो आ जाएगा आपके पास 36। ठीक है, सेम ऐसे ही आप लिखते चलोगे। तो ये 12 के मल्टीपल आप लिख रहे हो, और एक तरफ आप 18 के मल्टीपल लिखो। ऐसे ऐसे आप 18 के मल्टीपल लिखते जाओगे, पर लास्ट में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इनका कॉमन मल्टीपल कौन सा है भाई, यही तो ढूंढना है। लीस्ट यानी छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। अब ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, पर ये और ये दोनों में आया है, और सबसे छोटा यही है ना। फर्स्ट मल्टीपल इज 12, सेकंड मल्टीपल इज 24, थर्ड मल्टीपल इज 36, और 18 का फर्स्ट मल्टीपल इज 18, सेकंड मल्टीपल इज 36। तो 36 दोनों का क्या है कॉमन मल्टीपल है, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा था। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सोचो। अगर तुम्हें निकालना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है, तो कंसेप्ट यही है कि 2 नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढो। पहले एक नंबर के मल्टीपल लिखो, दूसरे नंबर के मल्टीपल लिखो, जो भी कॉमन होगा ना सबसे पहले वाला, वही आपका आंसर होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एलसीएम कितना आएगा आपके पास 12 एंड 18 का इज योर 36, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट निकाला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला नहीं निकाला, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट निकाला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी मैं करवा दूंगा कि कैसे आप निकालते हो। तो ये तरीका है आपका क्या निकालने का, एलसीएम निकालने का। एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर देखेंगे, वो भी कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। अब नंबर्स दोनों सेम है, अगेन मैं बोल रहा हूं कि एलसीएम नहीं निकालना है, अब निकालना है आपने एचसीएफ। फाइंड आउट द एचसीएफ, किस किस का बच्चे, 12 एंड 18 का। 12 और 18 का एचसीएफ पूछा है, तो 12 के फैक्टर लिखो, और फिर 18 के फैक्टर लिखो, और फिर देखो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, और वो भी कौन सा कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही आपका क्या आएगा बच्चे, फाइनल आंसर आएगा। तो 12 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, 18 के फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो एक फैक्टर हो गया 1, एक आएगा 2, 2 6 जा 12, एक आ सकता है 3, 3 4 जा 12,
एक आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, एक आ जाएगा आपके पास 6, 6 2 जा 12, और तो नहीं आ रहा है कोई, फिर सीधा जाके क्या आएगा, आई थिंक 12 आएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर बने किसके, 12 के। वैसे ही देखो 18 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, एक तो 1 बनेगा, एक और 18 किस में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, 3 में भी आएगा, 4 में आएगा क्या, नहीं 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, फिर देखो 7 8 9, 9 में आ जाएगा, 10 11 12 13 14, फिर जाके सीधा कहाँ आएगा, 18 पे आएगा। तो ये 18 के क्या बने, फैक्टर। अब इसमें से बताओ मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़े वाला कॉमन फैक्टर। अगर आप इसको अच्छे से जज करोगे तो ये भी कॉमन फैक्टर है, पर ये सबसे छोटे वाला कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं ना। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इस एक में ही है, 6 है दोनों में। तो 6 जो है ना वो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसमें का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। यानी एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये है आपका बेसिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो अगर आपकी बेसिक क्लियर होगा ना तो आपको ये दिखेगा 12 और 18 का एलसीएम, मतलब इतना तो सोच ही सकते हो, निकालना क्यों है। 12 का टेबल देखो और आप इसका टेबल 18 का टेबल देखो, कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कौन सा है, 36। तो 36 क्या बन गया, एलसीएम बन गया। एचसीएफ की हमने बात की तो 12 के फैक्टर बनाए और आपके 18 के फैक्टर बनाए, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यानी इस सिचुएशन से तुम ये समझ सकते हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा बड़ा रिजल्ट देता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा छोटा रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू एलसीएम। ये ऑब्जर्वेशन ले सकते हो ना, एक ऑब्जर्वेशन ये आ गई कि एलसीएम हमेशा बड़ा रिजल्ट देता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से क्या देता है, छोटा रिजल्ट देता है। बल्कि नाम पे मत जाना, हाईएस्ट का मतलब ज्यादा होता है पर फैक्टर छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हाईएस्ट मतलब बड़ी वैल्यू आएगी और ये लोएस्ट मतलब या लीस्ट मतलब छोटी वैल्यू आएगी, अपोजिट होता है। क्योंकि वैल्यू डिपेंड करती है मल्टीपल्स के और फैक्टर के ऊपर, और मल्टीपल्स हमेशा बड़े आते हैं, मल्टीपल्स हमेशा बड़े आएंगे, फैक्टर हमेशा छोटे आते हैं। तो इस चीज के ऊपर याद करना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आती है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, कम आती है। ये ऑब्जर्वेशन आपने ले भी ली। एलसीएम कितना आया बच्चे दोनों का, 36, और एचसीएफ कितना आया है, 6। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन आपकी यहां से हो जाएगी क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, कुछ और मेथड से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो कुछ और मेथड मैं निकाल रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ के। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा एलसीएम ऑफ, सेम टर्म ले रहा हूँ, कौन कौन सी थी बच्चे, यहाँ पे 12 थी और 18 थी। एक बार मैं देख लेता हूँ 12 और 18 ही थी क्या, यस 12 एंड 18। और यहाँ पे आएगा एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। तो एलसीएम और एचसीएफ अभी निकालेंगे हम। तो पहले एलसीएम की बात करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। एक जो मेथड है जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं उसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पर उससे पहले एक और कंसेप्ट हम सीख लेते हैं। हम 12 के क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। इतना मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है दुनिया का, उसको आप लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ प्राइम्स में। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको मल्टीपल ऑफ प्राइम्स में आप लिख सकते हो। अभी मैं लिख के भी बताऊंगा। 12 इज योर कंपोजिट नंबर ना, 12 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 12 के प्राइम फैक्टर आप लिख लोगे और 18 के प्राइम फैक्टर लिख लोगे। 12 के प्राइम फैक्टर कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, 2 से करोगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 के जो आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इसको अगेन मॉडिफाई करोगे तो 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1। क्लियर। नेक्स्ट 18 के लिखिए। 18 के आ जाएंगे 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3। हमेशा याद रखना प्राइम फैक्टर जब भी करोगे ना, स्टार्ट्स फ्रॉम 2। 2 से डिविजिबल हो रहा कीजिए, जब तक 2 से डिविजिबल होना बंद ना हो जाए 3 पे नहीं जाना है। फिर 3 पे आओ, फिर 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर पे आना है। बस 4 पे आने की जरूरत नहीं होती ना, 4 का जो भी करना होता है वो 2 में आप कर चुके हो। फिर 5 पे आना है, 5 के बाद 6 नहीं आता, क्या आएगा 7 आएगा, वो तुम सीख जाओगे धीरे धीरे। तो 18 में जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1।
यानी इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना लिखोगे, 18 लिखोगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 1। और यहां से वो बात क्लियर होगी जो मैंने अभी अभी बोली थी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं मल्टीपल ऑफ प्राइम्स में लिख सकता हूं। ये कंपोजिट नंबर है, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं किसके, प्राइम के। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज आल्सो अ प्राइम ना। अब प्राइम तो नहीं बोलूंगा, 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। 1 लिखने का ना लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, तो 1 को आप ऐसे इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये मल्टीपल ऑफ प्राइम्स में लिख दिया गया, मल्टीपल ऑफ प्राइम्स में लिख दिया, क्योंकि आपके माइंड में ये आ सकता है ना कि 1 तो सर आपने बताया था कि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। बिल्कुल सही बताया था, मत लिखो। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 और 3 क्या है आपके प्राइम नंबर, 2 और 3 अगेन क्या है आपके पास प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपने इसको किस में चेंज कर दिया बच्चे, हर एक कंपोजिट नंबर को मैं मल्टीपल ऑफ प्राइम्स में लिख सकता हूँ। इसका ये मतलब हुआ, लिखने का तरीका ये रहेगा। अब मैं बात करूंगा एलसीएम का, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो एलसीएम में आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर को लिखना है। क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर। तो जब ऊपर आओगे आप तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। हाईएस्ट लिखना है हमेशा, 2 की पावर क्या लिख दोगे 2, और फिर ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है। हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट है 3 की पावर 2, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो आ जाएगा आपके पास 36। तो 36 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर को लिखना होता है, अपोजिट है ना। एलसीएम का मतलब लीस्ट और पावर कौन सी लिखनी है, हाईएस्ट। तो ये क्लियरिटी तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे भी आपका 36 आया था, ऐसे भी आपका क्या आ गया 36 आ गया। क्लियर है, ये पहला मेथड है। सेम इसी तरीके से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। अगेन आपको क्या करना होता है, 12 लिखना होता है, 12 के प्राइम फैक्टर लिखने होते हैं 2 इंटू, अब मैं डायरेक्ट इसमें लिख दूं क्या, पावर में, क्योंकि यहां तो सीख ही लिया आपने। डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर 2। अब एचसीएफ में ना आपने कॉमन फैक्टर ढूंढने होते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है आपने स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है, स्मॉलेस्ट पावर ढूंढनी है, और दोनों में कॉमन भी होनी चाहिए। ये भी एक तरीका है, दोनों में क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 दोनों में होना चाहिए, पहली बात तो ये है, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा और वो भी 12 और 18 के, तो वो आ जाएगा 2 और 2 दोनों में है, चलेगा। स्मॉलेस्ट पावर देखो 2 और 1 में से स्मॉलेस्ट कौन है, 1, तो ये लिख दूंगा 2 रेज़ टू पावर 1। और साथ में आप ये देखो कि यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, दोनों में 3 है, स्मॉलेस्ट पावर लिख लेनी है, यानी 3 की पावर 1। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3, होल आंसर आ जाएगा 6। तो 6 क्या आएगा मेरे पास बच्चे, एचसीएफ आएगा। और यहाँ पे भी 6 मैंने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, अगर आप ऐसे करोगे तब भी कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कि आप ऐसे लिख देते हो 2 इंटू 3, और यहाँ पे लिखते हो 2 इंटू 3, फिर पेयर बनाते हो कि एक पेयर ये बना तो 2 आएगा, और पेयर 2 का नहीं बन रहा है, और एक पेयर बनेगा 3 का, तो 2 इंटू 3 कर देते हैं, तब भी क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। कहने की बात सेम है, हमने क्या लेना होता है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है इन केस ऑफ एचसीएफ, और हाईएस्ट पावर लेनी होती है इन केस ऑफ एलसीएम। और एलसीएम में हर एक की पावर लेनी होती है, उसमें कॉमन नहीं देखना होता। पर एचसीएफ में आपको हमेशा वही पावर लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तभी उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर नहीं लेनी है, ना ही 3 की लेनी है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपका क्लियर हुआ। इसका एक और शॉर्टकट होता है एडवांस वर्जन, कि मेरे को ये करने की जरूरत भी ना पड़े। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकते हैं, इस कंसेप्ट से भी बन सकते हैं। तो अगर वो वाला करोगे ना तो वो मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, तो आपको ये वाला भी करना पड़ेगा। हो सकता है इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बन जाए, नेक्स्ट में करवाने वाला हूँ ये वाला कंसेप्ट यूज होगा। और अगर सीधा ही बन गया तब तो डायरेक्ट है, ये वाला आपका बिल्कुल शॉर्टकट वाला मेथड है। 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, है ना, कितने का भी एलसीएम पूछ ले, आप क्या करोगे, 2 नंबर का एलसीएम पूछा है तो ऐसे करोगे 12 और 18 ऐसे लिख लोगे, और फिर यहाँ पे स्टार्ट करोगे फ्रॉम 2 से जब डिविजिबल होना बंद हो जाए तब 3 पे आना है ना, अदरवाइज आपको 2 से ही करना है। 2 से करोगे 2 6 जा
12 डैश लगा दिया, यहाँ क्या करोगे 2 9 जा 18। फिर 3 पे नहीं जाना है ना, 2 पे ही रहना है अभी स्ट्रिक्ट, क्योंकि 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। ऐसा मत सोचा करो कि 3 से 2 भी, ये 3 से 6 भी जाएगा और 9 तो सीधा मैं 3 पे चले जाऊँ ना। 2 से कब तक, जब तक यहाँ पे हर किसी के साथ क्या ना हो, डिविजिबल ना हो। तो 2 से करोगे 2 3 जा 6, यहाँ पे 9 तो नहीं गया, 9 का 9 नहीं रहेगा, 2 के टेबल में नहीं आता। अब 2 से ना ही 3 डिविजिबल होता है, 9 9 डिविजिबल होता है, तो किस पे चले जाना है, 3 पे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 से जाइए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। कब तक करना है, जब लास्ट में 1 1 ना बचे, 1 डैश 1, 3 होंगे तो 1 डैश 1 डैश 1 बचेगा। अगर 4 का एलसीएम होगा तो 1 डैश 1 1 डैश 1, ऐसे 4 पर बचेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो एलसीएम आएगा, फिर वो एलसीएम में हम क्या करेंगे, ये सारे के सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9, तो अगेन आंसर आ जाएगा बच्चे 36। ये वाला इजीएस्ट मेथड है, पर कंसेप्ट समझना है, आया तो यहीं से ही है। और अगेन मैं अगर कंसेप्ट की बात करूं तो ये बेसिक कंसेप्ट है, यहां से आया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये समझना भी जरूरी है ना, क्योंकि शॉर्टकट से चीजें तो इजी हो जाती हैं, पर अगर क्वेश्चन कभी घुमा ना, एग्जामिनर ने घुमाया ना, डेफिनेशन में ही घुमा दिया, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो कोशिश करो शॉर्टकट भी सीखो, और जो पीछे का लॉजिक है, एलसीएम का क्या लॉजिक था, एचसीएफ का क्या लॉजिक था, वो भी सीखो। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम एचसीएफ का शॉर्टकट करने के ऊपर। तो एचसीएफ का एक शॉर्टकट है, उसको हम सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह। अब देखना है कैसे करेंगे। होगा क्या, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे एचसीएफ में। अब 18 तो बड़ा नंबर है, तो 18 बड़ा नंबर है, तो उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ। फिर डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 तो 18 से क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 1 से ही होगा। तो 1 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 12, जब यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा। ये कब तक करते रहना है, जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 ना आए। तो रिमाइंडर 0 ना आए तब तक करना है। तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा, जो 6 रिमाइंडर आया है ये क्या बन जाएगा आपका डिवाइजर, ये बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर है ये बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, समझ आ गया। ये जो आपका रिमाइंडर है यहाँ पे एक और क्या लगा देना है, ये साइन लगा देना है किसका, डिवीजन का, और ये 12 उठा के यहाँ पे बिठा देना है डिविडेंड की जगह। फिर अगेन इसको डिवाइड कर देना है, तो 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, और फिर रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, वहां पे फुल स्टॉप लगा देना है। और इसके पहले का जो भी आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा, इसके पहले का ये वाला, ये ही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो HCF कितना आ जाएगा 6। तो ये इसका शॉर्टकट है। 2 में भी लगा सकते हो, 2 में लगाओगे तो 2 का पहले HCF निकालो, फिर उसका अगेन डिवाइड कर दो थर्ड नंबर के साथ, तब उन तीनों का क्या आ जाएगा, वो HCF आ जाएगा। तो आई थिंक क्लियरिटी आपकी आई होगी। ये कुछ तरीके होते हैं मेरे पास एलसीएम निकालने के, HCF निकालने के, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मैंने कर ली कि एलसीएम क्या होता है और HCF क्या होता है। तो इतना आपका हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। एलसीएम और HCF पूछा है, अब इसमें सीधा मैं क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ कि P और Q इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस्ड, जो P है नंबर, अब P अननोन नंबर है मेरे लिए, पर उसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसे आया 8a² और b की पावर 4। और जो आपका Q है उसका रिजल्ट इन्होंने बोला है कि उसका रिजल्ट आएगा 20a³ b³। ये रिजल्ट आएगा P का। P कोई भी नंबर है उसका जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट का मतलब है उसका क्या दिया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन दी है। P की प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस, Q की प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दी थी। अब क्वेश्चन ने पूछा एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ P एंड Q एंड HCF ऑफ P एंड Q, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब एलसीएम में सबसे पहला काम होता था कि उस नंबर का क्या लिख दो, प्राइम फैक्टर्स लिख दो। अब a² तो बना है, b की पावर 4 भी बनाया है, 18 के लिखने पड़ेंगे। 18 के कैसे लिखोगे, 18 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो यानी इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे ना वो आ जाएंगे आपके पास 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके कितने आएंगे, 20 का आएगा 5 इंटू 4 यानी 2 का होल स्क्वायर इंटू 5। तो इसको करके भी देख लेना, सेम ही आएगा। 2 1 जा 2, 10 आ गया, 2 5 जा 10 आ गया, 5 1 जा 5, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। अब एलसीएम पूछा है, एलसीएम का क्या कंसेप्ट था, हाईएस्ट पावर को लिखना है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो लिख देनी है चुपचाप, कॉमन नहीं देखना है, लिख देनी है। तो यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखनी होती है 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू। अब देखो 3 की हाईएस्ट पावर, अब 3 इसमें है इसमें नहीं है, पर एलसीएम में कॉमन का नहीं देखना होता है ना, वो एचसीएफ की बात है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप करोगे 3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट क्या आ गया 3 रेज़ टू पावर 2। फिर 5 पे आइए, 5 यहाँ पे नहीं है, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी बनी, 5 रेज़ टू पावर 1। और साथ में a की हाईएस्ट पावर a क्यूब, b की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी, b की पावर 4। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट एचसीएफ की बात करूंगा, तो एचसीएफ में आपने क्या देखना होता है, कॉमन भी देखना होता है और लोएस्ट पावर देखनी होती है। तो दोनों में कॉमन है, इसकी लोएस्ट पावर कितनी है 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद क्या आएगा, अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 है पर यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है। तो लोएस्ट पावर लिखनी नहीं है, कब लिखनी है, जब दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ में कॉमन ही लेना है ना, तो वो कॉमन ही लोगे, तो वो कॉमन वाली मतलब 5 भी नहीं आएगा 3 भी नहीं आएगा, ए आएगा क्या, ए दोनों में है तो आ जाएगा। लिस्ट पावर क्या है, ए स्क्वायर है, इसकी लिस्ट पावर क्या है, बी क्यूब है। तो ये तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो आपको ये वाला समझ आना चाहिए, इसी कंसेप्ट तभी बूस्ट होगा जब आपने वो बेसिक सीखा होगा। अगर बेसिक नहीं सीखा होगा तो इसको आप फार्मूले से नहीं निकाल सकते ना, सोचो नहीं निकाल सकते, पर एक तरीका जरूर है, उससे निकल भी सकता है अगर मैं निकालना चाहूँ तो। पर इसको सीखो, ये इजी है, ये इजी है। एलसीएम निकालने का तरीका ये रहा, एचसीएफ निकालने का तरीका ये रहा। एलसीएम में हाईएस्ट पावर को टारगेट करना होता है विदाउट कंसीडरिंग कॉमन एलिमेंट्स, अगर एक में भी है तब भी उसकी हाईएस्ट पावर लिखते रहो। और एचसीएफ में आपको कॉमन देख के उसकी लोएस्ट पावर लिखनी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। इस अप्रोच के साथ हमने क्या करना है, काम करना है। आगे जाके सॉल्व तो कर ही लोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। तो ये हो गया आपके पास ये वाला कंसेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। और नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। और इसमें लिखा है कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एचसीएफ ऑफ ए बी, कि मैं दुनिया के कोई भी तुम्हें ऐसे नंबर दूं, कोई भी नंबर दूं, एनी वन, ए और बी कोई भी दो नंबर दूं, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालोगे और इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ का और इन दोनों के नंबर का एक्चुअल मल्टीप्लाई, दोनों के आते हैं सेम आते हैं हमेशा। इसको आप प्रूफ के लिए यूज भी कर सकते हो। अभी अभी आपने प्रूफ किया ना 12 और 18, तो आप यह नंबर ऐसे कर सकते हो, 12 था 18 था, इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करोगे। एचसीएफ कितना निकाला था उसका, 6 निकाला था क्या, एचसीएफ आया था आपका 6, एलसीएम आया था 36, तो 6 इंटू 36। तो ये दोनों सेम आएंगे, करके देखें क्या, 18 और 12 को मल्टीप्लाई करो, 216 आया, और 36 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करो, 36 और 6, इसमें कुछ गलत तो नहीं किया, 3, 8 9 10 11 216, अच्छा 36 आएगा ना, 3 आएगा यहाँ पे।
हाँ आ जाएगा, 216 आएगा। तो दोनों का आंसर आएगा 216। तो 216 दोनों का आंसर आ रहा है। तो ये एज ए थ्योरम आपकी प्रूव हो गई कि दो नंबर हैं, उनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, मल्टीपल्स ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये वाली आ गई आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन। तो फर्स्ट वाली कंडीशन आई थिंक आपकी ये वाली क्लियर हुई है कि यानी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, HCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे हमने इसका क्या कर लिया, प्रूफ भी कर लिया छोटा जैसा, ये हमेशा होगा बच्चे ट्रू। सेकंड में क्या करना था हमने कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF आता है वो LCM का हमेशा फैक्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हमने 2 नंबर का HCF भी निकाला था, LCM भी निकाला था। तो HCF हमेशा 36 का फैक्टर बनेगा। 36 के फैक्टर लिखोगे ना तो एक 1 आएगा, एक 6 भी आएगा। तो हमेशा याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। इसको तुम ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि HCF तो छोटा आएगा, LCM बड़ा आएगा ना, तो जो छोटा होगा वही तो फैक्टर होगा ना, बढ़ेगा। ऐसे सोचना कि HCF क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, LCM का। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, जैसे 2 नंबर में चला था वैसा 3 नंबर में नहीं चलता है ना। ऐसे याद करो, 2 नंबर में तो चला था ना कि a मल्टीप्लाई बाई बी किया तो इज इक्वल टू आ गया था LCM ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी, दोनों का रिजल्ट आया था सेम। पर ये सेम बात किस में नहीं चलेगी, 3 में नहीं चलेगी। तो मैं ये थर्ड में ये याद कर सकता हूँ कि HCF ऑफ पी क्यू आर इंटू LCM ऑफ पी क्यू आर इज नॉट इक्वल टू P इंटू क्यू इंटू आर। तो 2 में तो चलता है पर 3 में ये वाला फंडा नहीं चलता। तो 3 में कौन सा फंडा चलता है, 3 में ये वाला फंडा चलता है। फिर कि कभी भी मैं LCM निकालूं 3 नंबर्स का, एक तो निकालने का तरीका कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन वो किया था, उससे करोगे आ जाएगा आंसर। HCF भी वैसे करोगे तो आ जाएगा। पर कई बार प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन जाते हैं, हो सकता है फार्मूला ही तुमसे पूछ ले। इसमें क्या फार्मूला बनेगा, LCM ऑफ PQR का मतलब है ऊपर पहले PQR लिखोगे, यानी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर HCF लिखोगे PQR का, और नीचे HCF ऑफ दो के PQ QR, फिर अगले बार आ जाएगा आपके पास PR। ठीक है, PQ QR और साथ में PR। तो ऐसे दो का HCF उसमें क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आपको जस्ट लाइक इस फार्मूले को याद करना है। अगर कोई निकालने के लिए बोलेगा 3 नंबर दिए हैं और तुम LCM निकालो, तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा, सबसे अच्छा मेथड होगा फिर ये वाला। इसमें 3 के लिए कर लो, आंसर आ जाएगा। HCF पूछ लेगा तब भी सबसे अच्छा मेथड होगा ये वाला। इससे नहीं करना, इससे कर लो। ठीक है, तो उससे तुम कर सकते हो, मल्टीपल तरीके हैं। पर अगर मानो फार्मूला ही आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे ना, अगर फार्मूला ही पूछ लिया कि इसका फार्मूला क्या होता है तो ऐसा दिखेगा, अगर पढ़ा होगा तो मार्क करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये समझना है कि LCM ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर इनटू HCF ऑफ द दोज 3 नंबर्स, और डिवीजन में HCF दो का कर लोगे, PQ का मल्टीप्लाई बाई QR का मल्टीप्लाई बाई PR का। और इसका लॉजिक ये है कि LCM का फार्मूला है, यहाँ पे कहीं भी LCM यूज नहीं होगा, हर जगह क्या यूज होगा, HCF। और जब HCF निकालोगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें हर जगह क्या यूज होगा, LCM का यूज होगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लेना बच्चे, रिमेंबर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 2 में जो ये रूल चलता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या होता है ना, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं CBSE में कि आपके पास 2 LCM HCF दिए होंगे और एक नंबर दे दी, बोल रहा होगा फाइंड द अनदर नंबर, दूसरा नंबर आप तुम क्या करो, फाइंड आउट करो। तो आपके पास 4 वेरिएबल है ना, एक HCF है, एक LCM है, एक A और B। तो किन्हीं भी 3 वेरिएबल की वैल्यू वो दे सकता है, एक की तुमसे पूछ सकता है। तो इसको यूज करके आप वो चीजें क्या है वो निकाल सकते हो ना, उसमें कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, चेंज डेसिमल टू PYQ फॉर्म। जो डेसिमल है उसकी PYQ फॉर्म बनानी है, और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखना है हमने। अब देखो, ऐसे तो डेसिमल की PYQ फॉर्म बनाना इजी काम है, कोई बच्चे थे तब करते थे तुम, कि अगर मैं 2.15 लिखूं तो तुम बोलते थे 215, डेसिमल का 1 लगा दो, आगे जितने भी नंबर है उतनी 0 लगा दो, तो ये इसकी क्या बन जाती थी, फ्रैक्शन फॉर्म बन जाती थी। डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना इजी था। पर अब जो मैं करवा रहा हूं ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। अब ये डेसिमल फॉर्म तो है, पर कौन सी है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ऐसे लिखूंगा 0.53535353 एज सो ऑन।
यानी इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग, बट कुछ जो नंबर्स हैं वो बार 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 क्या कर रहे हैं, उसमें रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, रैशनल नंबर के दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किए, ये तो सेकेंडरी वाला है। तो इसको कैसे लिखोगे, अब तो इसको ऐसे तो नहीं बोलोगे कि ऐसे लिख देते हैं सर 535353 और नीचे पता नहीं कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, ये तो क्या है, टोटली रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। तो इसको करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो हमने सीखना है, जो कि हम इन 3 एग्जाम्पल में पूरा का पूरा सीख लेंगे। क्लियर है? तो ऐसे नंबर को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके पास ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया हो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, और फिर बोले कि चेंज दिस फॉर्म इनटू PYQ फॉर्म और दिस फॉर्म इनटू रैशनल फॉर्म, तो आपको वो चेंज करना आना चाहिए। अब इसका जो बेसिक है वो ये है कि हमेशा आपको क्या करना है, जो डेसिमल होगा, जो डेसिमल होगा, एक मैं यहां पे लिखवा देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और डेसिमल के राइट हैंड साइड में रिपीटिंग डिजिट होने चाहिए ओनली। कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में रिपीटिंग डिजिट ही होने चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में 0। तो उसका एक शॉर्टकट है जो हमें याद करना है। सपोज करो मैंने ऐसे पूछ लिया 0.3 बार, तो ये वाली कंडीशन है ना, 0 मतलब पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में 0 और पॉइंट के राइट हैंड साइड में रिपीटिंग डिजिट है, दैट इज 33333। तो इसमें जो भी रिपीटिंग डिजिट होगा वो लिखना है और डिवाइड बाई क्या कर देना है, 9। तो 3/9 आंसर आ जाएगा। सोचो ऐसे ना हो 0.33 और 33 के ऊपर बार हो, तो जिसके ऊपर बार है वो लिखो 33 और नीचे 99 कर दो। जितने नंबर होंगे उतने 9, 3 नंबर होंगे 3 9। एक और करें क्या, 0.243 इस पूरे के ऊपर बार लगा दिया, तो आंसर आएगा 243/999। तो ये रिजल्ट मेरे को याद करने कि ऐसा होता है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये। एक और कर देते हैं यहाँ पे, एक और कर रहे हैं हम 0.576 और इसके ऊपर लगा दिया बार, तो 576/999। तो आई थिंक अब आपकी एक क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे हम क्या करते हैं डेसिमल फॉर्म में, इसमें डेसिमल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में चेंज करते हैं। पर शर्त क्या है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 और राइट हैंड साइड में ओनली रिपीटिंग डिजिट। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ और उसके तरीके हैं। तो आई थिंक पहले का रिजल्ट आप अब मेरे को बता सकते हो, पहले का रिजल्ट ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। पहले का रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 53/99। तो ये पहले का रिजल्ट बन गया 53/99 इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट नहीं लग पाएगा, ये पॉइंट है ना 2.5151 के ऊपर बार लगा है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसको भी ऐसे कर देते हैं 251 कर देते हैं और डिवाइड बाय 99 कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा गलत। ये कब ट्रू होता, अगर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, 0 इसकी तरह होता है। तो आप इसको बना दो ना, आप ऐसे लिख दो 2 पॉइंट समथिंग है, इसको चेंज करके ऐसे लिख दो 2 + 0.51। बना सकते हो क्या ऐसे, जो भी डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखो प्लस 0.51 बार, इसको करोगे तब भी तो सेम आंसर आएगा। पर अब इसका रिजल्ट तुम्हें पता है, अभी अभी सीखा ना, इसका रिजल्ट तो तुम्हें पता है 2 + 51/99। इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर 99 क्या आ गया, एलसीएम 2 × 99 + 51 आ जाएगा और 99 × 2 कर लो 198 आ गया। और 198 प्लस कितना कर दो, 51 कर दो, 9 आ गया, 14 आ गया, 2 आ गया, 249/99। तो ये आपके पास इस नंबर का क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म बन जाएगी। तो आई थिंक क्लियर है ना कैसे करना है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। अगर ऐसा कभी एग्जाम्पल बने तो यही काम आप करोगे, और अगर ऐसा एग्जाम्पल बन जाए तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा था 2.128 बार, 28 के ऊपर बार था, तो इसका रिजल्ट निकालना। अब इसमें दो दुविधाएं होगी, एक दुविधा ये आ गई
कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में रिपीटिंग डिजिट नहीं है, 1 एक्स्ट्रा है। अगर 28 ही होता उसके ऊपर बार लगा होता तब चलता, या 1 to 8 के ऊपर ही बार लगा होता तब भी चलता। तो इसका भी समाधान करना पड़ेगा। और एक ये सिचुएशन भी है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 है, वहां पे क्या होना चाहिए था, 0। तो वो धीरे धीरे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हम फिलहाल इस पूरे क्वेश्चन को मान लेते हैं कि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे क्वेश्चन को x मान लो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपका जो काम है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में क्या करना है, ओनली रिपीटिंग डिजिट करने हैं। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 10x बनेगा, यहाँ पे बनेगा 21.28 और उसके ऊपर बार। पता है ना आपको कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड को, वही किया। डिवाइड करते तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होता। तो ये बन गया 21.28 बार। अब आधा काम सॉल्व हो गया आपका। डेसिमल के राइट हैंड साइड में क्या आ गया, रिपीटिंग नंबर्स। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो। 10x इज इक्वल टू 21 प्लस 28/99 कर सकते हो ऐसे ना, 21 प्लस 28/99। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया तो एक स्टेप मैं और ऐड ऑन कर लेता हूँ ना, ऐसे लिख देना 21 प्लस 0.28 बार। अब तो याद आ गया ना कि 0.28 बार फर्स्ट वाला केस है, तो आएगा 28/99 और यहाँ पे आ जाएगा 10x। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आप क्या कर दोगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 99 और फिर 99 को मल्टीप्लाई कर दोगे 21 के साथ, तो यहाँ पे 99 आएगा, यहाँ पे 18 और 18 और एक 19। तो 2079 प्लस 28 भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 10x चला है तो प्लस कर दो 28 इसमें, तो आएगा 2107/99। पर ये किसकी वैल्यू है, 10x की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, क्योंकि x माना है ना हमने इसको। तो इस 10 को यहाँ पे लेके आ जाओ तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2107/990, ऐसे बन जाएगी 2107/990। तो कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट ये है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके आपको इस वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट आपको याद करने हैं। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपने काम करना है। ये 3 टाइप्स मैंने करवा दी, मोर देन सफिशिएंट है। इससे हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। बेसिक टाइप ये है, बाकी टाइप्स को हमने धीरे धीरे रीअरेंज करके इसी टाइप में लिखा है। क्लियर है? तो ये आपने समझना है। ये हमने कर लिया चेंज डेसिमल टू पीवाईक्यू फॉर्म, कि डेसिमल नंबर को पीवाईक्यू फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। तो ये वाला भी हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर को हमने फाइंड आउट करना है, और रिमाइंडर में फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर आपका इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, पर हम नेगेटिव रिमाइंडर भी निकालना सीखेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है? अगर मैं 4/3 करूं, इसका जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। क्या कंसेप्ट है? अगर मैं बोल देता हूं 4/3, तो मेरे को रिमाइंडर निकाल के आपने बताना है। तो आप बोलोगे कि ये तो इजी है, हम 4 को डिवाइड बाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। 3 1 कितना आ जाएगा, 3, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो इस वाले केस में हम लिख देंगे कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। कि सर जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैंने कहा कि मैं गलतियां काफ़ी करता हूँ, मैं 1 से नहीं 2 से कर देता हूँ डायरेक्ट। ऐसी वाली गलती मैंने कर दी ना, अब इस गलती को सुधारना भी पड़ेगा। अब 3 1 3 नहीं किया मैंने, अब 3 2 6 कर दिया। मतलब मल्टीपल मेरे को 4 से छोटा लेना था, पर मैंने क्या ले लिया, उससे एक बड़ा ले लिया। तो 3 2 कितना कर दिया, 6 कर दिया। फिर मैं माइनस करूंगा तो 4 - 6 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 4 - 6 का मतलब आंसर आएगा -2। तो आपका जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी -2 आ गया। पर रिमाइंडर तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी
आपका नेगेटिव रिमाइंडर आए तो उसमें ऐड ऑन कर दो किसको, इसमें ऐड कर दो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, मतलब डिवाइड किससे कर रहे थे, 3 से कर रहे थे ना, तो आप क्या कर देना -2 में ऐड कर देना 3, तो आंसर आ जाएगा +1 और वो वाला आएगा आपका ओरिजिनल रिमाइंडर। तो ये कंसेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का। नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो उसमें ऐड कर देना जो भी आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा, उसको ऐड करोगे तो हमेशा आपके पास आंसर बन जाएगा सेम, है ना। तो इसी कंसेप्ट का यूज करना है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो घबराना नहीं है, उसमें क्या ऐड कर दो, आपका जो डिवाइजर है उसको ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल रिमाइंडर। ये यहाँ का कंसेप्ट है, तो इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है। अब इसको मैं अगर ऐसे देखूँ ना कि 9 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 के साथ ऐसे, तो आपको पता है आप क्या करते हो, आप करते हो 5 1 जा 5। एक तो तरीका ये है कि 5 1 जा 5 करो, माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। 4 इज योर रिमाइंडर। पर अगर मैं मल्टीपल पढ़ूं बिल्कुल 9 के आसपास, जो मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन में अभी करना है, अभी डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल देख रहा हूँ बिल्कुल 9 के आसपास वाला, तो 5 2 जा 10 कर दिया मैंने, माइनस किया तो -1 आया, और -1 रिमाइंडर है। अगर मैं -1 और प्लस कितना कर देता हूँ 5 डिवाइजर, तो आंसर आ जाएगा ओरिजिनल रिमाइंडर, दैट इज 4। तो यही काम मैंने करना है, इसी को ही बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे ही नेगेटिव रिमाइंडर आएगा ऐड कर दो क्या, डिवाइजर, तो आपका ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सोचो मैं 42 पावर नहीं दूं, ऐसा बोलूं कि 39 को डिवाइड बाई 10 करो, फाइंड द रिमाइंडर, तो तुम बोल देना कि सर ये तो इजी है, आप क्या करोगे, आप करोगे 10 इंटू 3 30, तो रिमाइंडर आ जाएगा 9। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं ना, कि ऐसा कर लूँ मैं 39 डिवाइड बाई 10 कर लूँ, और फिर 10 3 जा 30 कर लूँ, तो रिमाइंडर आ जाएगा 9। और एक तरीका ये भी हो सकता है ना कि मैं 39 को डिवाइड बाई करूँ 10 के साथ, तो इसका नियर बाई मल्टीपल कर लूँ 40, और फिर रिमाइंडर आ जाएगा -1। तो ओरिजिनल रिमाइंडर कितना बनेगा, 10 -1 यानी 9, और यहाँ पे भी 9 ही बना था, तो दोनों से करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। पर नेगेटिव रिमाइंडर पता कब हेल्प करेगा, इस वाले सिनेरियो में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर है 39, यानी ये क्वेश्चन तुमसे ये बात कर रहा है कि 39 की पावर 42 निकालो, कितना बड़ा आंसर आएगा, फिर उसको डिवाइडेड बाई करो किसके साथ, 10 के साथ, और फिर बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो मुश्किल हो गया ना, तो यहीं पे ही नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट तुम्हारा काम आएगा। एक्चुअल में ये जो पूछ रहा है ये ऐसे पूछ रहा है कि 39 39 39 ऐसे ऐसे लिखते जाओ, 39 कब तक लिखने हैं, अप टू 42 टाइम्स, 42 टाइम्स तक लिखने हैं, और डिवाइड बाई क्या कर देना है 10 से। तो रिमाइंडर का जो कंसेप्ट होता है ना, अगर मल्टीपल में चीजें हो ऊपर बन रही, यानी आपका जो ऊपर वाला ये है ना न्यूमरेटर जो है वो सारा का सारा मल्टीप्लाई में हो, तो इसके लिए रिमाइंडर अलग से निकाल लो, इसके लिए अलग से निकालो, इसके लिए सबके लिए अलग से निकाल लो, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो वो फाइनल आंसर बन जाता है। ये इसका कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें रिमाइंडर निकालूं, तो एक तो आप बोल सकते हो सर 9, पर 9 से कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें, अब बताऊंगा क्यों। एक आपने बोला इसका 9 रिमाइंडर आएगा, मैंने कहा इसका बताओ, इसको डिवाइड करोगे तब भी 9 आएगा, तो 9 कितनी बार आएगा, 42 टाइम्स। अगेन मुश्किल हो गया क्वेश्चन, 9 की पावर 42 टाइम्स अगेन निकालना क्या है, बहुत टफ है ना। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाओ ना, नियर बाई मल्टीपल तक जाओ, अगर नियर बाई मल्टीपल तक जाना है तो -1 आएगा ना रिमाइंडर। समझ आ रहा है क्या कैसे करना है नेगेटिव रिमाइंडर। तो जब नेगेटिव रिमाइंडर निकालोगे तो इसका रिमाइंडर आ रहा है -1, कैसे आएगा अभी बताया था मैंने, 39 डिवाइड बाई 10 करोगे, नियर बाई मल्टीपल तक जाओ, डायरेक्ट नियर बाई मल्टीपल तक, तो 10 4 जा 40, और 39 -40 इज इक्वल टू -1, तो -1 आपका रिमाइंडर आया। आ सकता है भी नेगेटिव में, क्या दिक्कत है, आगे जाके उसको करेक्ट कर लेंगे ना, जो हमने गलती की है उसकी भरपाई कर लेंगे।
जब इसमें करोगे तो इसमें भी -1 आएगा, इसके लिए भी -1 आएगा, इसके लिए भी -1 आएगा, अप टू कितनी बार आएगा? 42 टाइम्स आएगा। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो रिमाइंडर में कितना बनेगा? -1 की पावर कितना बन जाएगा? 42। ये आपका रिमाइंडर है फाइनल। और -1 की पावर 42 मतलब इवन। तो लास्ट में जो आंसर आया है ना आपका, वो क्या आ गया आपके पास? 1, पॉजिटिव का 1। अब पॉजिटिव का 1 ही आपका क्या है? फाइनल आंसर है, क्योंकि पॉजिटिव 1 को अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 10 0 0, आंसर अगेन क्या आएगा? 1 आएगा। तो फाइनल रिमाइंडर इज योर 1। फाइनल रिमाइंडर इज योर 1। अगर सोचो यहाँ पे -1 आता तो आप क्या कर देते? -1 + 10 कर देते तो 9 आ जाता आपका फाइनल रिमाइंडर, पर ऐसा नहीं हुआ। जब हमने इस सिनेरियो को पूरा सॉल्व किया तो जो फाइनल आंसर आया है वो आया है +1। तो +1 क्या आ जाएगा बच्चे? इसका रिमाइंडर आ जाएगा। एक बार मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ। यस, 1 इसका आंसर है, करेक्ट किया हमने। अगर सेम मैं अप्रोच यहाँ पे लगाऊं तो बनेगी क्या बात? देखो इसमें भी अप्रोच लगानी है। 3 की पावर कितना आएगा? 2022 डिवाइड बाई किससे कर रहा हूँ? 5 से। अगर अब मैं क्या करूं, ये 3 कितनी बार है? 202 टाइम्स है। अब देखो 5 का मल्टीपल बिल्कुल इसके आसपास, तो 5 0 0, फिर 3 रिमाइंडर आएगा, 5 2 10, वो और आगे चला जाएगा। बिल्कुल आसपास नहीं आया। आसपास बनाया जा सकता है क्या? यहाँ पे 9 बन सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर? क्योंकि 3 की पावर देखो ये है ना, अगर ऐसे लिख लो तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, 0 1 1। एक ही बात है क्या? अगर ऐसे लिखोगे तब भी तो एक ही बात है। कुछ नहीं किया, एक्सपोनेंट का रूल लगाया, इन दोनों को आपस में फिर से मल्टीप्लाई करोगे। आपने पढ़ा था a⁻m और होल⁻n, तो a⁻mn बन जाता है। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 9 और 5। 9 डिवाइड बाई 5 करना इजी है, वहां पे 1 में क्या बन जाएगा? आपका रिमाइंडर बन जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लिया, डिवाइड बाई क्या कर लिया? 5। तो 3 रेज टू पावर, यानी 3 रेज टू पावर नहीं बोलूंगा, 3 3 जा 9 कर दूंगा, 9 रेज टू पावर 1011 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। अब देखो ऊपर 9 कितनी बार है? 1011 टाइम, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 1 जा 5, बिल्कुल पास तक जाना है। 5 2 जा 10, तो जब माइनस करोगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, यानी -1 की पावर 1011 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 5। जब इसकी पावर ऑड है तो -1 आएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर जब -1 आ गया तो उसको पॉजिटिव कैसे करना होता है? इसमें ऐड कर देना होता है क्या? -1 प्लस जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे थे? 5 से, तो आंसर आ जाएगा 4। तो फाइनल जो रिमाइंडर इसमें आएगा वो 4 आएगा। तो ये कंसेप्ट है ना, कहीं भी आपको एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लो, ये वाला कंसेप्ट नहीं मिलने वाला। शॉर्टकट है ना, मैक्सिमम जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं ना बच्चे, उनको ये वाले शॉर्टकट करवाए जाते हैं। तो आपका भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगी एसपीआई के लिए, तो इस वाले मेथड के साथ जाइए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है निकालना, तो यही कंसेप्ट है। अच्छा, हो सकता है बीच में प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई ना आए, तो आपको -1 प्लस -1 प्लस -1 ऐसे कर लेना होता है, तो वो आपका सेम आता है। तो यानी मल्टीप्लाई इंडिविजुअल आप क्या करोगे? अगर रिमाइंडर निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर सेम आता है, मतलब जो आपको ओरिजिनल चाहिए होता है वही आता है। बीच में एडिशन होगा, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहे हैं उनको ऐड कर लो तब भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस वाले कंसेप्ट के साथ हमने जाना था। तो अभी आपको फाइंड द रिमाइंडर क्लियर हुआ क्या, कि कैसे आपने रिमाइंडर को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, तो आई थिंक जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लगा ही लेते हैं ना। 2.3 का वार, बिल्कुल छोटे से हैं। अब जो भी 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जल्दी से लगा के इसको करो खत्म, क्योंकि बेसिक हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है। बेसिक अच्छे से डिस्कस किया है, अब चुटकियों में बनेंगे क्वेश्चन ना। अब देखो 2.3 का वार, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो लिखो 2.3 वार, मतलब 2 प्लस 0.3 वार, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को पता होती है, ये आएगी 3/9। तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 3, तो आ जाएगा 21/9। और 21/9 को अगेन थोड़ा सा सॉल्व करो, 7/3। तो ऑप्शन नंबर ए 7/3। समझ आ रहा है कैसे किया? अब जल्दी जल्दी में ये वाला आ गया 7/3। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। अभी करवाया था मैंने, वहां पे जितना टाइम दे सकता था मैंने दिया,
ताकि बेसिक तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पे तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन ये भी नहीं लिखना था, सीधा क्या कर देना था 2 + 3/9, डायरेक्ट ये लिखता मैं। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो डायरेक्ट ये लिखता, ये स्टेप्स बोर्ड वाले लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी समझाने के लिए मैंने लिखा, क्योंकि ये टाइप 2 था ना, टाइप 1 तो वो सिंपल था जहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 आता था, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, तो ये टाइप 2 था। ये वाला हो गया आपका क्लियर। सेकंड, सेम इसको रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, 4 × y 0.124 का बार। तो 4 × y, इसका आंसर तो मेरे को पता है 124 अपॉन क्या आएगा 999। अब 124 × 4 कर लो, 496, तो आएगा 496 अपॉन 999। 496 अपॉन 999, ऑप्शन नंबर ए है क्या? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बन जाएगा करेक्ट। इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ये वाला, इसमें एक्सपोनेंट के रूल लगेंगे। एक्सपोनेंट के रूल से इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था ये a है, इसकी पावर m है, होल रेज़ टू पावर n है। तो मैंने ये पढ़ाया था कि a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n का मतलब है a रेज़ टू पावर m n लिखो, एक ही बात है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1/3 का स्क्वायर, और पावर एक है 6/4 और एक है आपके पास -1/3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6 और -1/2 आ जाएगा। 1/3 का पावर 2 और होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चे -1/2। अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इस पावर को अगर ऊपर लेके जाना हो तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 1/3 के होल स्क्वायर को। ये बताया था ना, a/1/a⁴n लिखूँ या a और -1 लिखूँ, एक ही बात है। तो सेम यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 3⁻² और होल रेज़ टू पावर -1/2। अगेन ये वाली प्रॉपर्टी आपने लगा देनी है, 3⁻² × y -1/2, तो ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा 3⁻1, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा, दैट इज 3। ये वाला भी शॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट, हाँ ये वाला कीजिए। इसमें क्या करना है, ये भी इजी है। 64 की पावर -3/2, 64 तो किसी का होल स्क्वायर होता है ना, 64 की जगह क्या लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख दो 8 का होल स्क्वायर इंटू -3/2। अगेन वो वाला फार्मूला लगा दो, 2 × -3/2 है ना, पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आएगा 8 की पावर -3। 8 की पावर -3 को पॉजिटिव करने का तरीका ऐसे लिख दो 1/8 की पावर 3, और 1/8 की पावर 3 का आंसर निकालो तो 1/8 × 8 × 8, 8 का क्यूब करके देख लेना। 8 8 = 64, 64 8 आ जाएगा 512, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/512। तो ऑप्शन नंबर ए में माइनस है, बी में पॉजिटिव है, बी आ जाएगा 1/512। तो ये आपका आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखनी है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना, ऐसे 4 का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगी -1/4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर बन जाएगा, या तो 4 का होल स्क्वायर लिखो या 2 का अगर पावर 4 लिखते हो तब भी क्या आएगा 16, तो 4 से 4 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ जाना है। 2⁻4 लिख के यहाँ पे -1/4, पावर देखी ना मैंने -1/4 है, तो 2⁻4 का मतलब जब मल्टीप्लाई होगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इजी था। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 16 की पावर क्या 1/4। तो आपने अंडर रूट को किस में चेंज कर लिया, पावर में। तो इसमें भी सेम काम मैं कर सकता था, 2⁻4 होल रेज़ टू पावर -1/4, इसको भी लिख सकता हूँ 2⁻4 होल रेज़ टू पावर 1/4। ये कट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो, और यहाँ पे बनेगा 2⁻1 इंटू 2⁻1। अब 2⁻1 का मतलब 1/2 और यहाँ पे 2, तो जब भी ये कैंसिल होगा तो ऑप्शन आएगा सी, दैट इज 1। क्लियर? पॉज करके देख लेना अच्छे से कैसे कैसे किया है ना। अब क्योंकि एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं लेना है, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस होगी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मेन जो टाइम लेना था वो मैंने बेसिक पे अच्छे से लिया है।
तो अगर बेसिक अच्छे से आपने पढ़ा होगा ना, उन चीज़ों को समझा होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे स्पीड बन जाएगी। तो इसका आएगा 1 आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इसका मतलब है 54/250 ऑल होल रेज टू पावर आ जाएगा 1/3, 1/3 रूट है ना, यानी 1/3। तो इसको सॉल्व करो 54/250 को, यानी इसको मैं कट कर सकता हूँ, कट हो सकते हैं ये वाली चीज़ें, 2 से कट करो 27, और फिर कट हो रहा है क्या, 5 6 7 8, नहीं और कट नहीं होगा। तो ये 27 बनेगा, 125 बनेगा, और 1/3 आ जाएगा। और 1/3 रूट का मतलब क्या, मैं 3 की पावर यानी समथिंग पावर लिखूं 3, 27 बनना चाहिए। तो ये किसी का क्यूब है क्या? यस क्यूब है। 3 का क्यूब क्या आएगा? 27 आएगा। 5 का क्यूब क्या आएगा? 125 आएगा। होल पावर क्या है? 1/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 होल पावर 3, और होल पावर कितनी बैठी है? 1/3। अगेन पावर आपस में मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/5। 3/5 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये भी सिंपल था। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे करोगे? देखो एक्सपोनेंट के रूल लगाओगे, ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, दोनों डिवीजन में आ रहे हैं। तो पहले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, x और i माइनस m आ जाएगा, होल पावर i प्लस m रहेगी। क्लियर है ना? बेस सेम तो पावर माइनस हो जाती है। अगर बेस सेम है ना डिवीजन में, तो पावर माइनस हो जाती है। तो x की पावर i माइनस m, और यहाँ पे i प्लस m, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आएगा x की पावर m माइनस n, और होल पावर आ जाएगी m प्लस n, और यहाँ पे आपके पास x की कितनी पावर आ जाएगी? n माइनस m, x की पावर n माइनस i, और होल पावर आ जाएगी n प्लस i। क्लियर है ना? कौन सा फार्मूला लगाया? जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट और बेस दोनों क्या हो रहे डिवीजन, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो वही किया मैंने, x की पावर i माइनस m आ गई, x की पावर m माइनस n आ गई, x की पावर n माइनस आ गई, और होल पावर तो रही सेम। अब दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो i माइनस m मल्टीप्लाई बाई i प्लस m बनेगा। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो x मल्टीप्लाई बाई m माइनस n इंटू m प्लस n बनेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर, तो n माइनस i और n प्लस i बन जाएगा, यही बनेगा। अगेन a प्लस वी इंटू ए माइनस बी लगा लोगे तो ऊपर बनेगा आई स्क्र माइनस एम स्क्र, और मल्टीप्लाई बाई x की पावर बनेगी m स्क्र माइनस n स्क्र, और x की पावर बनेगी n स्क्र माइनस आई स्क्र। क्या किया? a प्लस वी इंटू ए माइनस बी लगाया, क्या होता है? a स्क्र माइनस बी स्क्र। किया है आपने, करवाया मैंने ना। अब अगेन आप देखो, ये वाला बेस है, ये वाला बेस है, ऐसे और पावर्स क्या है? डिफरेंट है, पर बेस सेम है, और सारे के सारे क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो याद है ना, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n, वो हमने किया है। तो अगर आपके बेस सेम है तो पावर एड ऑन कर लो, आई स्क्र माइनस एम स्क्र प्लस एम स्क्र माइनस एन स्क्र प्लस एन स्क्र माइनस आई स्क्र। पावर को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। अब देखो, इससे ये वाला कट हुआ, एम स्क्र से एम स्क्र गया, एन स्क्र से एन स्क्र गया, तो एक्स की पावर कितनी बच गई? 0। माइनस कर रहे हैं ना, और समथिंग की पावर 0, तो आंसर कितना आता है? 1। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बच्चे बी। ये आपके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर ज़्यादा टफ नहीं है, इजी था ना। एक्सपोनेंट के रूल्स आने चाहिए। देखो कितने रूल यूज़ किए तुमने। यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ किया, ए रेज टू पावर m, और होल रेज टू पावर n भी आना चाहिए था। फिर एक आइडेंटिटी यूज़ की, ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी, वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए थी। फिर तुम्हारी एक और एक्सपोनेंट का रूल यूज़ हुआ कि बेस सेम होंगे और चीज़ें मल्टीप्लाई में होंगी तो पावर्स ऐड ऑन हो जाती हैं, वो भी आपने यूज़ किया। और लास्ट में यूज़ किया कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो मैक्सिमम अगर एग्जामिनर चाहेगा ना कि आपका हर एक एंगल से नॉलेज चेक किया जाए, तो इस वाले दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना,
ये आपकी वो थिंकिंग को डेवलप करते हैं कि कौन कौन से आंसर आपके आ सकते हैं, जनरली आ सकते हैं। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 थी, ये वाला रहा। ये तो आप बता ही सकते हो। 2 की पावर 0 का मतलब क्या आएगा? 1। 7 की पावर 0 का मतलब अगेन 1। 5 की पावर 0 का मतलब अगेन 1। 1/1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है, अगेन अगेन अगेन। हाँ इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 25 की पावर कितनी है? 1/3 है। और ये 5 की पावर कितनी है? 1/3 है। बेस तो क्या है? डिफरेंट, पर पावर्स क्या हैं? सेम। याद आया कुछ? बेस क्या है? डिफरेंट, बट पावर क्या है? सेम। तो हम क्या कर देते थे? बेस को ही मल्टीप्लाई करके पावर को होल कर देते थे। सेम कर लो, 25 कर लो, इंटू 5 कर लो, होल पावर कितनी कर लो? 1/3 कर लो। और 25 इंटू 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 125 आएगा। होल पावर कितनी कर लो? 1/3। 125 का थर्ड रूट कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। थर्ड रूट निकालने के भी तरीके हैं। देखो 125 का थर्ड रूट मतलब प्राइम फैक्टर बनाओ तो 5 से जाएगा पहले। देखो ये बने ना, ये बने, यहाँ पे 1 आएगा। तो 25 के क्यूब रूट, और यहाँ पे 1/3 रूट का मतलब है 3 के पेड़ निकालने हैं बाहर। और अगर मैं अंडर रूट की बात करूँ सेकंड रूट की, तो उसमें 2 के पेड़ निकालने, फोर्थ रूट में 4 के पेड़ निकालने होते हैं। तो 125 को ऐसे लिखोगे। अच्छा थोड़ा सा मैं तुम्हें एक और लॉजिक करवा रहा हूँ। एक तो इसको सिंप्लीफाइज वर्जन में करवा दूंगा। इसका मतलब है अंडर रूट में लिखना होगा तो यहाँ पे छोटे जैसा 3 आएगा, थर्ड रूट है। 125 लिख दोगे तो इसको लिख दोगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जो भी आपका ऐसे वाला एक्सप्रेशन आता है ना, जिसको आप किसके थ्रू निकालते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हो। फिर आप देखना कि इसमें 3 लिखा है तो 3 के पेयर बाहर निकालना है, तो अगर 2 लिखा है तो 2 के, तो 3 के पेयर, तो मतलब एक पेयर आएगा 5 का बाहर, अंदर कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ जाएगा इसका 5। ऐसे सोचो, या तो फिर मेरे वाला शॉर्टकट लगाओ। 125 होता है 5 का क्यूब, होल पावर कितनी है? 1/3, ये आपस में कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 5। 5 मतलब ऑप्शन नंबर 5 नहीं है क्या? 3। 25 है, 5 है, इसमें 5 आना चाहिए। रुको, कुछ गलत तो नहीं किया? 25 की पावर 1/3 और 5 की पावर भी 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया, उसकी पावर भी 1/3। और 5 ही आएगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, बी ऑप्शन करना 5। बी ऑप्शन आएगा आपका 5, और तो यहाँ पे भी बनेगा 5। ठीक है, सही किया है हमने। हो सकता है आपकी टाइपिंग एरर हो। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ये वाला। अगेन इसमें आपको थर्ड रूट निकालना है, और इसको लिखोगे 5 का होल क्यूब और -1/3। इसको लिखोगे 5 का होल स्क्वायर और -1/2। समझ आ गया क्यों? क्योंकि इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो आएगा 5⁻⁻1 इंटू 5⁻⁻1। तो आंसर बनेगा 1/5 इंटू 1/5, तो आंसर बनेगा 1/25। तो 1/25 इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी है। जितनी कमांड होगी ना एक्सपोनेंट के लॉस के ऊपर, उतना इजी इजी क्वेश्चन बनेंगे। जब कमांड नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट, इसका कंसेप्ट सीखना है अच्छे से। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर? अच्छा, लीस्ट नंबर की बात की है। लीस्ट नंबर में हमेशा मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एलसीएम की बात कर रहे हो। लीस्ट नंबर में एलसीएम ही निकालते हैं। फिर भी तुम्हें ये समझना है कि रिजल्ट बड़ा आएगा कि छोटा। स्टेटमेंट पढ़ के अगर ऐसा एज्यूम हो ना कि इसका रिजल्ट तो भाई बड़ा सा आने वाला है कुछ, तो एलसीएम से आएगा। अगर इसका रिजल्ट छोटा सा आने वाला है तो किससे आएगा? एचसीएफ से आएगा। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप टू द ट्रूप्स ऑफ 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर्स एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। अब देखो कुछ ट्रूप्स हैं, वहां से हमने सोल्जर्स लेने हैं। जो ट्रूप्स एक है उसमें से 12 सोल्जर, दूसरे में से 15, तीसरे में से 18 और फोर्थ में से 20।
ऐसे ऐसे लेने हैं, तो कब वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक में से थोड़े ज़्यादा लेके मतलब एलसीएम निकालना है, एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इनका कॉमन मल्टीपल, और फिर सॉलिड स्क्वायर भी बनना चाहिए, इसको बाद में करते हैं, सॉलिड स्क्वायर को बाद में बताता हूँ। पहले ये समझ लो कि लीस्ट नंबर चूज करने इनमें से, तो इक्वल से प्लेयर लेने, मतलब इक्वल सोल्जर लेने हैं यहाँ से भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इस वाले ट्रुप से 12 आएंगे, इस वाले से 15, 18 और 20, तो सोचो मैं 12 का टेबल भी लिखूंगा, 15 का भी लिखूंगा, 20 का भी लिखूंगा और 18 का भी लिखूंगा, और जो भी कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो ही मेरा आंसर होगा। सेम टू सेम अप्रोच यहाँ पे लगानी है, आपने एलसीएम निकालना है किसका, 12, 15, 18, 20 का एलसीएम। एलसीएम के लिए यहाँ पे आप शॉर्टकट पे जा सकते हो, तो हमेशा 99% यही चांस होता है, लीस्ट नंबर पूछा हो तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 1% थोड़ा सा डाउट है, वो स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, कि अगर वो आपका आंसर हाईएस्ट आ रहा है, मतलब लार्जेस्ट आ रहा है तो एलसीएम, अदरवाइज एचसीएफ। तो एलसीएम आ गया आपके पास लीस्ट नंबर के लिए। अगर ठीक है, अगर हाईएस्ट नंबर पूछेगा ना कभी, तो आप एचसीएफ निकालोगे, ये सोच लेना। तो एलसीएम निकाल लेना यहाँ पे 2 से पहले, 2 6 12, 15, 2 9 18, 10, 2 3 6, 15, 9, 2 5 10, अगेन 3 से करोगे, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, अगेन 5, अभी भी 3 है, 3 को छोड़ना नहीं है, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, अगेन 5 से करो, तो ये बनेगा आपका, है ना। यानी आपका जो एलसीएम बना वो कितना बना, 2 इंटू टी, 3 इंटू 3 और 5, ये एलसीएम बना। पर अब उसने बोला है कि सॉलिड स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, सॉलिड स्क्वायर बनाना है। सॉलिड स्क्वायर का मतलब जैसे स्क्वायर में बनना चाहिए, 10 का स्क्वायर 100, इस टाइप का। तो सॉलिड स्क्वायर तभी बनेगा जब यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 2 स्क्वायर आया, 3 स्क्वायर आया, तो यहाँ पे 5 का भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। अगर सॉलिड स्क्वायर नहीं बोला होता तो ये आपका आंसर आ जाता, मल्टीप्लाई करके बता देना। पर अब आपको 5 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, यानी फॉर मेकिंग अ सॉलिड स्क्वायर आपको 5 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये 5 है फॉर मेकिंग सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर बनाने के लिए आपने 5 को मल्टीप्लाई किया है ना, अगर नहीं बोलता तो नहीं करते, तो सीधा एलसीएम निकाल के आंसर दे देते। तो 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 25, 25 4 जा 100 इंटू 9, तो आंसर आ जाएगा 900, 900 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कभी भी सॉलिड स्क्वायर की बात हो और लीस्ट नंबर पूछा हो तो एलसीएम निकालो, और जो भी आंसर आएगा उसमें कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो स्क्वायर नहीं बना रहा होगा, उसको बना लो स्क्वायर, है ना। अगर 3 आ रहा होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 एक बार है तो 2 बार चाहिए ना, यहाँ पे 5 एक बार था, 5 2 बार चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस दैट्स इट। तो याद आएगा आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रिवाइज जाना करके। ये वाला, find the list number which leaves remainder 5 when divided by 8, 12, 16 and 20। तो लीस्ट नंबर बोला है, अगेन लीस्ट नंबर का मतलब एलसीएम, है ना। लीस्ट नंबर का मतलब लीस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो दिमाग में आना चाहिए एलसीएम, और वैसे भी माइंड में आना चाहिए कि अगर मैं इन 4 नंबर का निकालूं तो एचसीएफ तो छोटा आएगा, कॉमन फैक्टर होगा वो तो छोटा आएगा, यानी एचसीएफ तो आपका 8 से भी छोटा आने वाला है, ऐसा है ना। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो क्या निकाला होगा, एलसीएम ही निकाला होगा, है ना। इस अप्रोच के साथ भी काम कर सकते हो। तो एलसीएम निकाल देते हैं पहले, 8, 12, 16, 20, इसका एलसीएम निकालो 2 से, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 3, अगेन 5। कब तक, जब नीचे डैश 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 बन ना जाए, ठीक है। ये आपके पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम का रिजल्ट निकालो,
यानी एलसीएम जो आया है उसका रिजल्ट निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 और 60 इंटू 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 240। तो 240 इसका आंसर होता, पर रुकिए, विच लीव्स रिमाइंडर 5, अगर ये नहीं लिखा होता ना तो आंसर आता था मेरा 240, तब बिल्कुल सही आंसर था, 240 इज राइट आंसर। जब लीव्स रिमाइंडर 5 बोला है ना तो आपको +5 इसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अगर लीव्स रिमाइंडर 6 बोलता तो +6 इसमें ऐड ऑन करने पड़ते, तो +5 करना पड़ेगा। ऐसे माइंड में आएगा 240 पे टिक कर दो, पर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 5 बचाने का मतलब है प्लस इसमें क्या कर दो, 5 कर दो। अगर +5 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 245। और यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ ये +5 वर्ड फॉर लीव्स रिमाइंडर 5, तो इसके लिए +5 करना पड़ा। अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी होती ना लीव्स रिमाइंडर 5, तो आंसर क्या आता आपका सेम टू सेम आता। तो आई थिंक ये वाला भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि 4⁻96 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 6 के साथ, तो आंसर क्या आएगा। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वो जो मैंने अप्रोच करवाई वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी ये भी मैं बताऊंगा। अब देखो, मैं अगर 4 को डिवाइड बाई करूं 6 के साथ तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास 4 रिमाइंडर आएगा, या तो फिर -2 रिमाइंडर आएगा, और -2 + 6 करोगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। पर अगर मैं 4 की समथिंग पावर भी कर दूं तो 4 4 जा 16, यानी 4 की पावर है ना। अगर मैं 4 को डिवाइडेड बाई करूं 6 के साथ तो रिमाइंडर आता है मेरे पास 4। करके देख लेना, 4 को डिवाइड बाई करोगे 6 के साथ, 6 0 जा 0, तो आंसर आ जाएगा 4। अगर मैं ऐसा ना करके अब 4 का, क्योंकि 4 की पावर है तो 4 की पावर 2, यानी 4 की पावर 2/6 करके देखता हूं तो आ जाएगा 16/6। तो 16/6 करोगे तो आपके पास आएगा 6 2 12 और अगेन रिमाइंडर 4। 16 को 6 से करोगे ना तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो इसको करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। इसमें भी 4 आया, इसमें भी 4 आया। अब भी मैं बोलता हूं कि नहीं, चेक करते हैं 4 क्यूब के लिए क्या आएगा। 4 क्यूब के लिए क्या आएगा आपके पास, 16 4 जा 64, यानी 4 क्यूब अपॉन 6, 64/6। तो 64 को डिवाइड भी कर दो 6 के साथ, अगेन रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 4। अगेन रिमाइंडर 4 बचा, तो इसमें भी रिमाइंडर आया 4। यानी आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैं 4 की पावर जितनी भी करूं, 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 5 करूं, 10 करूं, 11 करूं, 100 करूं, 1000 करूं, आंसर क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। रिमाइंडर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 की पावर 96 भी होगी ना, तब भी आंसर क्या आ रहा होगा, 4 ही हो रहा होगा, क्योंकि वो डिवाइड कर रहे हैं आप किसके साथ, 6 के साथ। तो जब हमने ये वाला सिनेरियो देखा, इसको स्टडी किया, तो हम इस सिनेरियो पे पहुंचे कि आगे जाके कभी अगर 4 की पावर 96 भी आ रही होगी और उसको भी डिवाइड बाई 6 करूंगा तो लॉन्ग टू अकॉर्डिंग टू पैटर्न आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। क्लियर, तो ऐसे आएगा आपका 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 3:4 if their LCM is 240, smaller of the 2 number is। देखो, अगर ये रेशो नहीं होता तो ये पक्की बात थी कि एक नंबर 3 होता, दूसरा नंबर क्या होता, 4। पर रेशो में ऐसा नहीं होता। रेशो का मतलब होता है वो चीजें कट जाना। यानी हो सकता है मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे नंबर हो आपके, तो रेशो का मतलब जब इसको काटा होगा तो आंसर क्या बना होगा, 3/4। रेशो का ये मतलब होता है। अब हो सकता है वो 3/8 6/8 हो, है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू ये भी हो सकती है, तो वो मेरे को पता नहीं, हो सकता है सेकंड मल्टीपल हो, थर्ड मल्टीपल हो। जब भी रेशो के क्वेश्चन आते हैं ना तो उन नंबर्स को मल्टीपल ऑफ एक्स के साथ मानना होता है। तो लेट, ऐसा मानूंगा, लेट 2 numbers are 3:4 नहीं, 2 numbers are 3x and 4x। कि दो नंबर क्या आएंगे, 3x और 4x दो नंबर आएंगे आपके पास, ये आपने एज्यूम कर लिया। और इसका एलसीएम दिया है 240, यानी मेरे पास दिया है एलसीएम ऑफ
3x एंड 4x इज इक्वल टू 240, तो यहाँ से मैं नंबर निकाल दूंगा तो अच्छी बात हो जाएगी ना, x की वैल्यू आ जाएगी, मैं एलसीएम आ जाएगा तो, और एलसीएम आ गया तो फिर आपका आगे क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 नंबर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर माने हमने, एक 3x माना है, एक 4x माना है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया है 240। अब एलसीएम 240 आया होगा ना, तो एलसीएम कैसे आएगा इन दोनों नंबर्स का, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और x की पावर क्या लेनी है, हाईएस्ट लेनी है। ऐसे नहीं आ रहा है समझ तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3x माइनस 4x का एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो देखो x भी है, अब इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे ना, x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर करोगे आप किसके साथ, 2 के साथ कर लो, तो 3 2, फिर अगेन किसके साथ करोगे, 2 के साथ, 3 1, फिर किसके साथ करोगे, 3 के साथ, तो यहाँ तक करोगे। यानी एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आएगा आपके पास x इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इज इक्वल टू 240, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 12x इज इक्वल टू 240, और x की वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन 12, x की वैल्यू आ जाएगी 20, और जैसे ही x की वैल्यू 20 आ गई तो उसने बोला था कि आपने स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स बताना है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा 3 इंटू 20, लार्जेस्ट नंबर होगा 4 इंटू 20, तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा आपके पास 80 और स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा आपके पास 60। निकालना क्या था स्मॉलेस्ट, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, सी वी क्या लिखा है इसमें 80, स्मॉलर ऑफ 2 नंबर ही बोला था ना। रुकना एक बार चेक करूं इसमें भी एरर है क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, ठीक है चलेगा, 3 इंटू 2 60, हाँ 60 ही आएगा, 60 ही आएगा, तो c की वैल्यू 60 आनी है बच्चे ना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, c की वैल्यू 60, यानी इसका जो ऑप्शन है वो आएगा c, दैट इज 60, बाकी करेक्ट है, ऑप्शन चेंज कर लेना, 60 इज द राइट आंसर। अगर वो ग्रेटेस्ट पूछता तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू कितनी आती है 80, तो ग्रेटेस्ट के लिए 80 है, स्मॉलेस्ट के लिए 60 है, तो जब भी 2 नंबर रेशो में दिए हों तो वो ऐसे मानने हैं 2x 3x ऐसे करके, तो रेशो थी 3:4, तो नंबर मान लो 3x एंड 4x। एलसीएम निकालने का तरीका सेम है, पर उसमें x वाला भी एक फैक्टर आएगा, वैसे करोगे तो आंसर आपका बन जाएगा। और वैसे भी बना सकते हो, देखो सेकंड मेथड क्या था, 3x का मतलब ऐसे बना होगा 3 इंटू एक्स, और सेकंड होगा आपके पास 4 इंटू एक्स, तो एक नंबर ये होगा एक नंबर ये होगा। एलसीएम निकालने का तरीका है हाईएस्ट पावर लिखनी होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 और फिर x की हाईएस्ट पावर x और 4 की हाईएस्ट पावर 4, तो आंसर आ जाता है 12x, 12x ही बनता है इसका क्या एलसीएम, जो मैंने यहाँ से बनाया है वो भी तो सेम ही है ना, 12x ही बना था। जैसे तुम्हें अप्रोचेबल लगे वैसे कर लेना है ना, तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है 2 नंबर का, एलसीएम इज इक्वल टू 936, और एचसीएफ भी दिया है, एचसीएफ दिया है 4, एंड वन ऑफ द नंबर इज, और एक नंबर भी दे दिया आपको, यानी मान के चल रहा हूं मैं ए और बी 2 नंबर है, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स, तो ए की वैल्यू उसने दे दी 72, फाइंड द अनदर, यानी बी की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ये एलसीएम किसका है, ए कॉमा बी का है, ये एचसीएफ किसका है, ए कॉमा बी का है। तो वो वाला याद है क्या कि a इंटू वी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी, सेम होते हैं ना, याद आ गया होगा आपको। तो एलसीएम ऑफ ए बी का मतलब है, आप एलसीएम निकालोगे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 72 इंटू बी इज इक्वल टू 936 इंटू 4, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। ये वही क्वेश्चन है जिसमें 4 वेरिएबल होते हैं और 3 नोन होते, 3 नोन थे, एलसीएम इज नोन, एचसीएफ इज नोन एंड 1 नंबर इज नोन, तो सेकंड नंबर पूछ लिया था ना, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी
936 इंटू 4/72। इसको सॉल्व करना, कट कट करके आंसर कितना आएगा 52। करके देख लेना बच्चे, इसमें 52 आंसर आएगा। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, 10th में हो, 52 आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको कैलकुलेट करके 52। अप्रोच समझ आनी चाहिए किस अप्रोच के साथ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टाइप इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें उसकी इच्छा एचसीएफ भी पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ लेगा ना तो 2 नंबर भी दिए होंगे और साथ में एक एलसीएम दिया होगा, तो ऐसे भी वो कर सकता है। अगले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। The two alarm clock rings their alarm at regular interval of 50 second 48 second if they first deep नहीं होगा, beep होगा ना, beep, this is a beep, first beep together in 12 noon। अब इसमें क्या है ना, 2 अलार्म क्लॉक है मेरे पास, 2 क्लॉक है। दिस इज योर C1 क्लॉक, दिस इज योर C2 क्लॉक। अब दोनों में क्या है ना कि आपके पास पहले क्या हो गया कि 50 सेकंड 40 सेकंड, ओके 12 बजे हुआ, क्या 12 बजे, और जैसे ही 12 बजे दोनों में क्या हो गया, दोनों ने बीप किया। 12 बजे दोनों बीप करते हैं, पर फिर क्या होता है कि ये जो बीप करेगा वो आफ्टर 50 सेकंड करेगा और C2 जो बीप करेगा वो आफ्टर 48 सेकंड करेगा। तो 12 बजे इकट्ठे बीप हुए दोनों, उसके बाद इसका नेक्स्ट बीप होगा 12:50 पे, इसका नेक्स्ट बीप होगा 12:48 पे। तो अब क्वेश्चन ये चाहता है कि तुम बताओ ये फिर से इकट्ठे कितने बजे बीप करेंगे। अभी आगे हुए तो इकट्ठे 12 बजे इकट्ठा बीप किया था, फिर नेक्स्ट बीप कहाँ पे हुआ 12:50 पे, यहाँ पे कहाँ पे हुआ 12:48 पे। इकट्ठे बीप कब करेंगे, तो इकट्ठे बीप करने का मतलब है अब मेरे को क्या ढूंढना है, ये 50 है ये 48 है, इसके मल्टीपल्स ढूंढने हैं। यानी ये 50 सेकंड के बाद रिपीट होगा, ये वाला 48 सेकंड के बाद रिपीट होगा, तो कहीं ना कहीं इनके मल्टीपल्स एक जगह क्या आ रहे होंगे, सेम। और जो सेम मल्टीपल होगा वही क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। सेम मल्टीपल का मतलब है अब ये क्या हो जाएगा, आपका रिपीट हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, एलसीएम से। एलसीएम में निकालते हो ना, सेम आपका क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, वही आपका एलसीएम आता है। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, एलसीएम निकाल दोगे इन दोनों सेकंड्स का, 50 और साथ में कितना था 48। 50 और 48 का जब एलसीएम आएगा मतलब उतने सेकंड्स के बाद ये फिर से दोनों क्या हो जाएंगे, आपके रिपीट हो जाएंगे। उतने सेकंड के बाद दोनों क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले, यानी आपका जो बीप है वो टुगेदर फिर से चल पड़ेगा क्लॉक 1 और क्लॉक 2 का। तो वो कॉमन मल्टीपल ही ढूंढना, तो इस अप्रोच के साथ आप इसमें जा सकते थे। एलसीएम निकालोगे, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 24, अगेन 2 से जाएगा, जब तक जाना बंद ना हो तो करते रहना है, 12, अगेन 2 से, अगेन 2, अब 3 से, फिर 5 से, अगेन 5 से। तो ये बन गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम कितना बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, और 3 इंटू 5 इंटू 5, यही बनाना। 2 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 5 2 टाइम्स है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा, यानी 5 5 से 25 आ जाएंगे, 25 1 2 4, 25 4 ज़ा 100, 100 इंटू 12, 1200 सेकंड के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, इकट्ठा बीप, इसका ये मतलब है। तो क्या टाइम होगा आफ्टर 1200 सेकंड, तो कितने मिनट आ रहे होंगे वो देखना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर होता है, और 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट के बराबर होता है। और मेरे को चाहिए 1200 सेकंड। 1200 सेकंड तो यूनिटरी मेथड लगाओगे, 1200/60 तो आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मिनट, यानी 1200 सेकंड मीन्स 20 मिनट। तो ये फिर से कब बीप होंगे, ये फिर से बीप हो गए, पहले 12 हुए थे ना, तो 12 में 20 मिनट और ऐड कर लो, यानी 12 20 के ऊपर ये फिर से दोनों अलार्म्स इकट्ठे क्या करेंगे, बीप करेंगे। 12 20 पे ये दोनों अलार्म्स इकट्ठे क्या करेंगे, बीप करेंगे। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन तो नहीं है,
तो ऑप्शन आएगा इसका नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आएगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नन ऑफ दीज नहीं आएगा तो क्या दिया होगा 12 20। तो 12 20 पे ये फिर से दोनों क्या हो जाएंगे आपके बीप करना स्टार्ट कर देंगे। बस वही है, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है ना, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट चलोगे तो समझ आएगा एलसीएम क्यों निकालना है। 12 बजे वो बीप करना उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद आपने क्या देखा कि फिर से वो बीप कब करेंगे, तो फिर से बीप कब करेंगे वो, तो कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा कौन सा 50 सेकेंड और 48 सेकेंड, यानी 50 और 48 का मल्टीपल कौन सा है जो एक जैसा आएगा, वो कौन सा मल्टीपल होगा 1200 वाला मल्टीपल होगा जो दोनों में क्या आएगा सेम आएगा। तो इस अप्रोच के साथ इसमें काम करना था। 16 हो गए कंप्लीट, 17 भी कर लेते हैं ना, 20 टोटल क्वेश्चन है तो आज निपटा के ही मानेंगे इसको। अब देखो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट के ऊपर देखना, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो भी नंबर आएगा उसका पहला डिजिट ही देखना है। मानो मैंने ऐसे बोला 21 इंटू 34, मैंने बोला बताओ यूनिट डिजिट क्या है, तो पूरा सॉल्व करने भी बैठूंगा ना 21 इंटू 34 ऐसे, तो 4 1 ज़ा 4 आएगा और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 आएगा, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हो आप हमेशा, और जो भी यहाँ पे आएगा जब भी ऐड करोगे तो यहाँ पे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा क्रॉस आएगा। तो मतलब जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो तो पूरा ना सॉल्व करके दोनों के यूनिट डिजिट को ही सॉल्व करो तो आंसर आ जाता है, ये कंसेप्ट है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती मल्टीप्लाई में, अगर यूनिट डिजिट ही निकालना है ना, पूरा आंसर नहीं निकालना है, ओनली यूनिट डिजिट निकालना है, तो तुम क्या करो सबके यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आता है। क्यों सेम आंसर आएगा, क्योंकि लास्ट में क्रॉस ही आएगा ना, दूसरी लाइन में क्रॉस आएगा तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ पे आ गया वही, यानी 4 1 ज़ा 4 से जो आया वही आपका क्या रहेगा मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट। तो यहाँ से हमने ये लॉजिक लगाया कि इतनी बड़ी टर्म को मल्टीप्लाई करने का मतलब है ओनली यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिट डिजिट इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 8 और फिर है 9। तो इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा यूनिट डिजिट का आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा, 6 इंटू 4 24 आएगा। 24 मतलब 24 का यूनिट डिजिट अगेन क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 66 के साथ तो अगेन 24 आएगा ना, तो 24 का फिर से यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करो 28 आएगा। 28 का यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64, 64 का यूनिट डिजिट फिर से क्या है 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 36, और 36 में यूनिट डिजिट कितना है 6, तो 6 इसका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, सिंपल, आपने मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट का, जो आंसर आएगा उसी का ही यूनिट डिजिट निकाल लेना, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं समझे, शॉर्टकट मारा है थोड़ा सा ना, समझ आना। अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझो कि इसका यूनिट डिजिट सबका यूनिट डिजिट ले लो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, इतना मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसके लास्ट में देख लेना 6 ही आ रहा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीपल ऑफ दिस होल। तो ये भी एक नया कंसेप्ट आपने सीखा कि जब भी मल्टीप्लाई करना हो, बहुत सारी टर्म्स का यूनिट डिजिट पूछा हो, तो आप सिंपल यूनिट डिजिट को ही क्या करो मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाता है। और सेम टू सेम आपने यहाँ पे किया, क्लियर है क्या, तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। और इसमें भी मैंने मल्टीपल टाइम्स अप्लाई किया ना, देखो बीच में 1 इंटू 2 किया 2 ही आंसर आया सिंगल डिजिट है, 2 इंटू 3 किया 6 आंसर आया सिंगल डिजिट है, 6 इंटू 4 किया 24 डबल डिजिट है, 24 का यूनिट डिजिट फिर से 4 उठाया, 4 को फिर से 6 से किया 24 फिर से आया, 24 में 4 अगेन आपका यूनिट डिजिट है, 4 को 7 से किया 28 आया, 28 में 8 यूनिट डिजिट है, 8 को फिर से 8 से किया 64 आया, 64 में 4 फिर से यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को फिर से 9 से किया 36 आया, 36 में 6 यूनिट डिजिट है तो 6 डाल दिया, मल्टीपल टाइम्स अप्लाई किया, बस आंसर आ जाएगा 6। 18, अब आपने बताना है एक जो टर्म मैंने लिखी 381A, आपको ये डिविजिबल करना है 9 से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ए की जगह मैं क्या लिखूं कि डिविजिबल हो जाए 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तब आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला इसका आंसर। तो डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या था, सब डिजिट को ऐड करो, आपका जो एडिशन का आंसर है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए।
तो सबको ऐड करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनेगा इसका। 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस ए, तो जब ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 9 12, 12 प्लस ए। और 12 प्लस ए मतलब ए की वैल्यू में क्या डालूं कि आपका जो आंसर है वो 9 से डिविजिबल हो जाए, यही तो क्वेश्चन है ना। एडिशन क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का सेकंड 9 कब आ सकता है, तब देखो 12 के आगे 9 का डिविजिबल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, 18 बनाना है। एक तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 बनाने के लिए तुम्हें ए की जगह क्या डालना पड़ेगा, 6 डालना पड़ेगा। अगर ए की वैल्यू मिनिमम तुम 6 लोगे तभी ये क्या बनेगा, 18 बनेगा। और जैसे ही 18 बनेगा तो वो किससे डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 3 8 1 और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 6। ये वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा, इसका ये मतलब है। ये देखना होता था ना, एडिशन करके आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बस बना लिया आपने, ऐड कर लिया 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस ए। तो मैं क्या ऐड करूं कि आंसर क्या आ जाए आपका, फिर 3 8 और 1 करोगे 12 आएगा। 12 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर क्या आ जाए आपका, डिविजिबल बाई 9 आ जाए। तो डिविजिबल बाई 9 आ जाए, क्या डालना चाहिए, अगर आप 1 डालोगे तब भी नहीं आएगा, 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। फिर 13 नहीं आएगा, 14 15 16 17 18 जाके आएगा। तो 18 कब बनेगा, जब ए की वैल्यू क्या डालोगे, 6। तो इसका आंसर आएगा आपका 6। तो 6 ही है ऑप्शन नंबर डी। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर एंडिंग विद द परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहा हूं, यहां पे कोई भी नंबर डालूंगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगा ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 1 होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 1 आता है, 2 होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर 4 भी आ जाता है, 3 होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे करते करते जाओगे तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो देखो 0 0 आ सकता है क्या, हाँ 100 में आएगा ना। तो अगर एक 0 होगी तो उसके स्क्वायर में 2 जीरोज आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 0 होगी, मानो ये ऐसे लिखा मैंने 2 3 0 और इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो इसके स्क्वायर में लास्ट में 2 0 आएंगी ना। अगर यहाँ पे 2 3 0 0 लिख रहा हूँ, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसके लास्ट में कितनी आएंगी, 4 0 आएंगी। यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, तो एक 0 2 जीरोज बनाएगी, इसका ये मतलब हुआ। तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा 1 आ सकता है क्या, हाँ 1 आ सकता है। 9 9 जा 81, अगेन 1 आ गया आपके यूनिट डिजिट पे, है ना। मतलब आपका 81 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो एंड कर रहा है 1 से। तो ये आपके पास एक लाइव एग्जांपल है। 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 से एंड कर रहा है, 9 का होल स्क्वायर बनेगा। 6 की बात करूं, लाइव एग्जांपल है 36, 6 का होल स्क्वायर एंडिंग फ्रॉम 6। पर 000 कब बन सकता है, अगर एक भी 0 होगी उसका परफेक्ट स्क्वायर में 2 जीरोज आएंगी, 2 जीरोज होगी उसके परफेक्ट स्क्वायर में 4 जीरोज आएंगी। पर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में 3 जीरोज नहीं आने वाली, या तो एक आएगी, या तो सॉरी एक नहीं, या तो 2 आएंगी या तो 4 आएंगी, है ना। 3 नहीं आने वाली। अगर 3 नहीं आने वाली तो मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा कि कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर 000 से तो एंड नहीं हो रहा होगा। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो 000 से वो कभी एंड नहीं होगा। तो अगर एक 0 होगी तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में 2 0 मिलेंगी। अगर वो 2 जीरोज होंगी ना ऑलरेडी तो परफेक्ट स्क्वायर में इंटू 2 करके मिलेंगी, यानी 4 जीरोज मिलेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर था। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब पहले क्या था, बीच में मल्टीप्लाई होता था, बीच में मल्टीप्लाई नहीं आ गया, क्या आ गया आपके एडिशन आ गया। तो ये क्वेश्चन है आपका 888 की पावर 222 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 222 होल रेज टू पावर 888 डिवाइड बाई 3। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें हमने रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालना है तो होता क्या था, मल्टीप्लाई होता था, इसका अलग से कर लेता था, इसका अलग से कर लेता। एडिशन में भी सेम कर लो, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, बीच में प्लस का निशान लगा दो और फिर यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। दोनों के रिमाइंडर को क्या कर देना, ऐड ऑन कर देना। अब मैं सिंपल ये निकाल रहा हूँ कि 888 को अगर मैं डिवाइडेड बाई करूं 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही तो कंसेप्ट था ना। उतनी पावर में लिख दूंगा ऊपर उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो करो इसको, 3 1 जा 3 2 जा 6 चला जाएगा डायरेक्ट। 2 आ गया, 28 आ गया,
9 जा 27 भी आ गया, 1 बचा, 8 आ गया, और 6 जा 18 आ गया, तो रिमाइंडर तो 0 बचा। 0 बचा तो मतलब यहाँ पे 0 की पावर क्या आ जाएगी, 233। अब 222 को भी डिवाइड बाई कर देता हूँ मैं किसके साथ, 3 के साथ। 222 को डिवाइड बाई करोगे 3 के साथ, डिविजिबिलिटी रूल आता होगा तो डायरेक्ट बता पाओगे, करने की जरूरत नहीं थी। 8 8 8 ऐड करो 24, 24 इज डिविजिबल बाई 3, तो मतलब 888 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, आल्सो डिविजिबल बाई 3 मीन्स रिमाइंडर 0। डिविजिबल तभी होगा ना जब पूरा डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यहाँ पे देखो 2 + 2 + 2 6, 6 इज डिविजिबल 3, यस 6 इज डिविजिबल 3, तो 222 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। करके भी देख लेते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 0। तो मतलब यहाँ पे भी 0 की पावर कितनी आ जाएगी, 888। तो 0 की पावर जितनी भी करो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, 0, यानी रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 0। 0 रिमाइंडर आने का मतलब है कि यहाँ से जितना भी बड़ा आंसर आता उसको मैं डिवाइडेड बाई 3 करता तो वो कंप्लीटली उसके साथ क्या हो जाता, डिविजिबल हो जाता, और आंसर क्या आ जाता, 0, रिमाइंडर आ जाता 0। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 20 जो मेरे को लगे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वाले लेक्चर में। लेंथी लेक्चर बना, ऐसे हमारा 1 घंटे का ही लेक्चर होता था, आई थिंक 1.5 आवर का ये हुआ ही होगा लेक्चर आपका। तो हमने अभी जो कंप्लीट कर लिया बच्चे, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बड़ा बेसिक से शुरू किया है, मैं हमेशा इसी अप्रोच से काम करता हूँ कि बेसिक पे ज़्यादा काम किया जाए। तो बेसिक में जितना टाइम देना होता है वो मैक्सिमम टाइम में देने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम थोड़ा भाग भाग के क्वेश्चन को करेंगे, वो इसलिए करेंगे ताकि तुम्हें समझ आए कि ये क्वेश्चन इतने कम टाइम में बन सकता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट तुम्हारे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से तो वो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने सीखा कि क्वेश्चंस में हमने वो जो सारे कंसेप्ट सीखे थे बेसिक में, वो सारे के सारे कैसे अप्लाई करने। तो ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन थे जो आपको कवर करने ही करने। इसके अलावा जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना इस टाइप के, तो आप वो वाले क्वेश्चन भी लगा सकते हो। तो नंबर सिस्टम इज क्लोज। फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एसपीआई आपका हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो हम आगे आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।